नमस्कार प्यारे मित्रों। आज आप विजेता ग्लोबल स्टडी में तहे दिल से आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के परिवार संबंधित जो अ, विकल्प है, चैप्टर है, उससे संबंधित कुछ परिचर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख चुके हैं। उसके बाद जो शेष बचे क्वेश्चन और हैं बढ़िया, उनको भी देख रहे हैं। तो आइए, इसमें लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है परिवार का अर्थ, परिवार परिभाषा, महत्व, परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषताएं, भारतीय परिवार की बदलती संरचना, इन सभी के बारे में हर बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ हमारे जो भी कुछ हम लोग परिवार से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चनों को अर्थात उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले परिवार के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। उसके बाद फिर हम अपने प्रश्न पे चलेंगे। जैसे कि जो हमारे समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक हुए हैं, वो कई आधार पर परिवार को बांटे हैं। जैसे कि संरचना के आधार पर, कुछ रक्त संबंध के आधार पर, तो अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग नियम और सिद्धांत दिए हैं और उनके भेद बताए हैं। तो आइए हम पहला देखें कि जो दिया है कि संरचना के आधार पर कि पहला है संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार। ठीक है, किसके आधार पे? संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार। देखिए, संरचना के आधार पर परिवार के मुख्यतः, वैसे तो तीन माने जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे दो ही होते हैं। एक होता है एकल एकल परिवार, जो कि पिछले कक्षा में हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। और दूसरा होता है संयुक्त संयुक्त परिवार। और इसी से रिलेटेड एक होता है विस्तारित विस्तारित परिवार। ठीक है, विस्तारित परिवार होता है। अब आपको बताया जाए कि एकल परिवार क्या होता है। तो हम पिछली कक्षाओं में आपको बताए थे कि एकल परिवार में वही लोग होते हैं, जैसे कि माता, पिता और बच्चे। ठीक है, एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। इनको एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? तो संयुक्त परिवार में आपको बताएं तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि दादा, दादी, चाचा, चाची, फिर माता पिता, माता
पिता और बच्चे, ठीक है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उन लोगों के जो बच्चे होते हैं उन सबको मिलाकर के संयुक्त परिवार होता है। और विस्तारित परिवार में क्या होता है कि जो कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो लोग जुड़ते हैं, जैसे कि मौसा मौसी, फूफा फूफी, फिर मामा मामी, ये सभी लोग, नाना नानी जो भी होते हैं अपने परिवार में जुड़ते हैं। इन सबको जब वैवाहिक संबंधों के द्वारा जोड़ करके हम देखते हैं तो उनको एक विस्तारित परिवार के नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या कि संरचना के आधार पे परिवार के प्रकार। तो संरचना के आधार पे हमने आपको बताया एकल परिवार, संयुक्त परिवार और तीसरा आपको बताया विस्तारित परिवार, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ हमारे समाजशास्त्री हैं जो कि चिकित्सा के आधार पर अर्थात रक्त संबंध के आधार पर परिवार को बांटे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए दूसरा है रक्त संबंध के आधार पर परिवार के भेद, ठीक है। क्या? रक्त संबंध के आधार पर परिवार के भेद। देखिए ये भी मुख्यतः 3 श्रेणी में ही बांटी गई है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। एक होता है प्राथमिक श्रेणी, दूसरा है द्वितीयक श्रेणी और तीसरा है तृतीयक श्रेणी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो रक्त संबंध के आधार पर परिवार के मुख्यतः 3 भेद जो हैं, तो प्रथम प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। तो प्राथमिक श्रेणी में कौन आते हैं? तो प्राथमिक श्रेणी में देखिए इसमें एक माता पिता और आश्रित बच्चे, ये लोग आते हैं। आपकी द्वितीयक श्रेणी में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, फिर चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, नाती नतनी नतनी, फिर भांजा भांजी, भतीजा भतीजी,
इतने लोग जो है द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। अब बचे हमारे तृतीयक श्रेणी में, तो तृतीयक श्रेणी में वो लोग होते हैं जो हमसे जुड़े हैं लेकिन थोड़े हमारे रक्त संबंध में थोड़े दूरी के होते हैं। जैसे कि यहां देखिए, बोले तृतीयक श्रेणी। तृतीयक श्रेणी में क्या बोले हम, जो दूर के लोग होते हैं। कौन कौन? दूर के लोग होते हैं। देखिए दूर के लोगों में कौन कौन होगा। यहाँ पे चचेरे भाई बहन, बहन, वो मेरे भाई बहन। यहाँ पे मौसेरे भाई बहन। यहाँ पे आपका हो जाएगा फेरे भाई बहन। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा सास ससुर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साला शाली। यहाँ पे हो जाएगा आपका देवर जेठ। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा क्या, देवर जेठ हो गए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये इतने लोग जो है आपके तृतीयक श्रेणी में आएंगे जो कि हमसे दूर हैं। जैसे चचेरा भाई बहन जो हमारा लगता होगा वो भी तृतीयक श्रेणी में आएगा। यहाँ देखिए आएगा क्या, सौतेली माँ, ये भी तृतीयक श्रेणी में आती है। मामा के जो बच्चे और बच्चियां हैं, मेरे भाई बहन, वो भी तृतीयक श्रेणी में आते हैं। हमारे मौसी के जो बच्चे होंगे, बच्ची या बच्चा, वो भी हमारे तृतीयक श्रेणी में होंगे। फूफा के बच्चे जो फुफेरे भाई बहन होंगे वो भी हमारे तृतीयक श्रेणी में आएंगे। जो हमारे सास ससुर भी होंगे वो भी तृतीयक श्रेणी में आएंगे। साला साली देवर जेठ, ननद भी होती है, ननद 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 जो होती है वो भी तृतीयक श्रेणी में आती है। सौतेली माँ जो है वो भी बच्चे के लिए तृतीयक श्रेणी का काम करती है। तो इस तरह से रक्त संबंध के अनुसार जो परिवार है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। ठीक है, और प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, तृतीयक श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, तो ये सारी चीज आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, और इसको देखा जाए तो एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक वृत्त के आकार में। जैसे मान लीजिए, जो अगर इस बीच में कोई व्यक्ति है जो बैठा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है बैठा है, तो इससे रक्त से संबंधित जो भी लोग एकदम करीबी लोग हैं या करीबी लोग जो बैठे हैं, जैसे कि माता पिता, बच्चा बच्ची,
ये सब के सब क्या हैं? ये हैं प्राथमिक श्रेणी के। कैसे? प्राथमिक श्रेणी के हैं। इसके आगे जब इस व्यक्ति से थोड़ा और दूरी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे कि दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, पोता, पोती, उसके बाद है भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये सब के सब देखिए, इनके लिए हम क्या बोले? ये है प्राथमिक श्रेणी। ये क्या है? प्राथमिक श्रेणी। अब ये वाला जो बाहरी परिदृश्य दिख रहा है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो बता रहे हैं हम इसको, यहाँ देखिए, इनको हम बता रहे हैं कि ये सब के सब, ये सब के सब क्या हैं? ये प्राथमिक, कैसे हैं? प्राथमिक श्रेणी, प्राथमिक श्रेणी है। और ये जो भी दिख रहे हैं ये लोग, ये कैसे हैं? ये हैं द्वितीयक, द्वितीयक श्रेणी, श्रेणी के लोग हैं। ये जो भी इस व्यक्ति से, इस केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति से जो भी ये बाहरी दृश्य में इसमें दिख रहे हैं, ये सब के सब द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और भी अगर इनसे और दूर की बात करें, हम थोड़ा और हट करके एक दृश्य बनाए हम, तो इसमें देखिए कौन कौन लोग आते हैं और इनको बोलते क्या हैं। यहाँ देखिए, जब इसी व्यक्ति से उसके सास, ससुर, सास, ससुर, साला, साली, नहीं, साला, साली, देवर, जेठ, इधर देखिए हो जाएगा ममेरे, भाई, बहन, बहन, मम्मी, तेरे, भाई, बहन, यहाँ चचेरे, भाई, बहन, ठीक, ये लोग जुड़ेंगे आदि। इन सभी को, इस व्यक्ति से जो इनका संबंध है, इस व्यक्ति से, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे तृतीयक। क्या नाम देंगे इसका? बोलेंगे तृतीयक। क्या नाम देंगे? तृतीयक श्रेणी। क्या नाम देंगे? तृतीयक श्रेणी नाम देंगे। अब आपको समझ में आ गया ना कि किसी व्यक्ति से जो रक्त के, मतलब रक्त संबंध में सबसे पास का होता है, उसको हम प्राथमिक श्रेणी, थोड़ा
थोड़ा पास वाले लोगों से थोड़ा दूर में हो गया उसको द्वितीयक श्रेणी, और जो और भी दूर हो गया उसको हम तृतीयक श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा रक्त संबंध के आधार पर। किसके आधार पर? रक्त संबंध के आधार पर परिवार के भेद। ठीक है, तो देखिए हम दो तरह से आपको बता दिए कि परिवार के भेद कितने, एक तो संरचना और आकार के आधार पर, पहला एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तारित परिवार। दूसरा हमने आपको बताया है रक्त संबंध के आधार पर परिवार के भेद। हमने क्या बताया? रक्त संबंध के आधार पर परिवार के तीन भेद कौन कौन से? प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। ठीक है ना। अब देखिए आपको हमने बताया कि अभी अभी कि प्राथमिक श्रेणी, अब प्राथमिक श्रेणी के भी कई भेद होते हैं। प्राथमिक श्रेणी के भेद, ठीक है ना, प्राथमिक श्रेणी के भेद। तो प्राथमिक श्रेणी के भी 8 भेद होते हैं। कितने? प्राथमिक श्रेणी के परिवार जो होते हैं ना उसके 8 भेद होते हैं। पहला होगा, क्या होगा? पहला माता, पहला माता पिता। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा पिता पुत्र, पुत्र का। तीसरा हो जाएगा पिता पुत्री। चौथा हो जाएगा आपका बड़े भाई छोटे भाई। पांचवा हो जाएगा बड़ी बहन छोटी बहन। छठा होगा आपका माता पुत्र, माता पुत्र का संबंध। सातवां हो जाएगा आपका माता पुत्री का संबंध। और आठवां आपका हो जाएगा भाई बहन का संबंध। तो देख लिया हमने कि प्राथमिक श्रेणी के जो परिवार होते हैं उनके कितने कितने भाग होते हैं? तो 8 भाग होते हैं। माता पिता, पिता पुत्र, पिता पुत्री, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, माता पुत्र, पिता पुत्र और भाई बहन। इतने इनके भेद हैं। ठीक है ना। अब ये जो भी था परिवार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें, उनसे रिलेटेड हमने चर्चा किया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कुछ यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार यूपी टेट में आते रहते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं। ठीक, तो आइए। देखिए हाँ, ठीक, यहाँ देखिए हमारा परिवार से संबंधित इस जो दूसरा भाग है, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने पहला भाग पढ़ चुके हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का शादी होता है, लेकिन अगर पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़ा होते हैं
तो उसको एक सफल विवाह नहीं कहा जाता है। अगर पति पत्नी आपस में समायोजन अर्थात अच्छे सामंजस्य बैठा करके परिवार को चलाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, तो वही विवाह जो है सफल माना जाता है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त धन संपत्ति। दूसरा है उत्तम घर एवं कार्य। तीसरा है पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आज के युग में तो लोग धन दौलत देख करके ही शादी कर रहे हैं, जो कि एक दुख का कारण है कि शादी होने के बाद जो है लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये नहीं पता कर रहे हैं, और ऊंची कोठी देख करके अपने बच्चे का शादी कर रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि दोनों में पड़ता ही नहीं है, दोनों जो है खूब मारपीट करते हैं, और कुछ दिनों बाद जो है दोनों की शादी टूट जाती है। तो इसलिए वो क्या है, एक असफल विवाह कहा जाता है। अब इसमें कह रहे हैं पर्याप्त धन संपत्ति। अब बताइए, पर्याप्त धन संपत्ति ही रहे और दोनों पति पत्नी में समायोजन सामंजस्य की भावना न हो, दोनों एक दूसरे के भावनाओं को न समझें, दोनों एक दूसरे का सहयोग न करें, तो बताइए धन संपत्ति ही रह करके क्या होगा? बताइए, वो सफल विवाह होगा? नहीं, कभी नहीं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, तो पर्याप्त धन संपत्ति रहने से एक सफल विवाह नहीं माना जाता है। दूसरा, उत्तम घर एवं कार्य। ऐसा भी घर हो कि उत्तम घर कार्य की, मतलब उनके घर पे गाड़ी बंगला सब कुछ हो, और अच्छे उनके घर पे आईएएस पीसीएस हो और अच्छे काम करते हो, तो इसको भी एक सफल विवाह के रूप में नहीं देखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है, तीसरा, कि पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समायोजन। ठीक है, किसी भी परिवार को चलाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं समायोजन। अगर पति पत्नी के अंदर एक समायोजन की भावना है, तो समझिए कि उन दोनों की जो शादी हुई है एक सफल विवाह का, दोनों का जो विवाह है वो सफल विवाह होगा। और इनमें चौथा लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये नहीं हो सकता। हमारा जो पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर है। दूसरा है, भारतीय समाज शास्त्री। एक देखिए, भारतीय समाज शास्त्री अर्थात समाज शास्त्री विद्वान थे मजूमदार करके, कह रहा है इनके अनुसार आधुनिक समय में किस विवाह का प्रचलन है। ठीक है ना, जैसे जो समय चल रहा है, इनके अनुसार, मजूमदार साहब के अनुसार इस समय जो प्रचलन चल रहा है, इस समय कौन कौन सी शादियां जो है आमतौर पे देखने को मिल रही, कितने प्रकार की, ब्रह्म विवाह की असुर विवाह, या फिर इन दोनों को देखने को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इनके अनुसार क्या है कि असुर, ये पहला ब्रह्म विवाह और असुर दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम कहते हैं असुर विवाह को छोड़िए, ठीक है ना, असुर विवाह को छोड़िए, बल्कि असुर विवाह के जगह अगर हम कर दें गंधर्व 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 विवाह। ठीक है ना, एक तो ब्रह्म विवाह चल ही रहा है, दूसरा आज के परिवेश में सबसे ज्यादा गंधर्व विवाह देखने को मिल रहा है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम किए और अपनी शादी अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं। तो ये हमारे देखने में एक ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह, ये दो मतलब आधुनिक समय में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और मजूमदार साहब के अनुसार ब्रह्म विवाह और असुर विवाह जो है ना, ये प्रचलन में है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है, परिवार की सामान्य विशेषता है, अर्थात परिवार की, एक परिवार की विशेषता क्या है? तो कह रहा है कि विवाह संबंध है, वंश नाम, सामान्य निवास, और कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए कि परिवार का मतलब ही जब तक
परिवार में शादी नहीं होगी, हमारे संबंध नहीं होंगे। कह रहा है कि संबंध तभी होगा, परिवार की वृद्धि तभी होगी या परिवार का निर्माण तभी होगा जब तक वैवाहिक संबंध नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि जब वैवाहिक संबंध होगा तभी वंश में वृद्धि होगी, वंश नाम आगे बढ़ेगा, और जब हमारे वंश में कोई रहेगा तभी तो सामान्य अपने रहने के लिए घर निवास मतलब घर द्वार बनाएगा ना। इसलिए कह रहे परिवार की सामान्य विशेषता वैवाहिक संबंध भी है, वंश नाम भी है और सामान्य निवास अर्थात सभी हैं इसमें से, तो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है, अर्थात जैसे देखिए अमेरिका के लोग जो होते हैं उनका रहन सहन परिवार अलग तरीके से जीता है, इंग्लैंड के लोग अलग तरीके से, रूस के लोग अलग तरीके से, सऊदी अरब के लोग अलग तरीके से अपना परिवार मतलब बसाते हैं, जीवन शैली अपनाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि भारतीय परिवेश के लोगों का जो परिवार है वो किस तरह का परिवार है, मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है, मातृ स्थानीय है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए हमारा जो भारतीय परिवार है ये खास करके पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है? पितृसत्तात्मक, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे परिवार का मुखिया बड़े बुजुर्ग पुरुष होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी हमारे घर के मुखिया खास करके हमारे पिता, हमारे बाबा, चाचा, यही लोग जो है परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात परिवार को चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय परिवेश का जो स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक है, अर्थात पुरुषों का चलता है, स्त्रियों का कम। आइए अगला प्रश्न है परिवार के मुखिया का कर्तव्य क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको परिवार का किसी परिवार का एक मालिक बना दिया जाए, मुखिया बना दिया जाए, तो आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसा गुण होना चाहिए जिससे आप परिवार चला सकते हैं। कि खाना बनाने का, अर्थात आपके अंदर अच्छे अच्छे खाने बनाने का गुण है, या फिर सबको पैसा दे करके संतुष्ट कर सकते हैं, या बच्चों को पढ़ाने आता है आपको, या फिर सभी सदस्यों का ध्यान रखना आता है। तो देखिए परिवार के मुखिया का कर्तव्य ये नहीं है कि वो उसको अच्छी अच्छी भोजन पकवान बनाने आता है तभी वो परिवार का मुखिया होगा। ऐसा परिवार का मुखिया की विशेषता ये भी नहीं है कि वो सभी को पैसा दे करके संतुष्ट करे तभी वो परिवार का मुखिया बनेगा। परिवार का मुखिया का कर्तव्य ये भी नहीं है कि वो सबको पढ़ा सके, सबको पढ़ाएगा तभी वो परिवार का मुखिया बनेगा, ऐसा नहीं है। परिवार का मुखिया तो वो होगा, परिवार का मुखिया वो होगा कि जो हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबका ख्याल रखे, सबका ध्यान रखे, वही जो है हमारे परिवार का मुखिया होगा। और उस मुखिया का यही कर्तव्य है, ठीक है, कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। तो हमारे पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। प्रश्न नंबर 6 है कि परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है। परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है। तो पहला कह रहा है कि जो हमारे परिवार में स्त्रियां होती हैं वो आदर्श पत्नी के रूप में अपने आप को पेश करें, एक आदर्श बहू के रूप में पेश करें।
एक आदर्श माँ के रूप में रहें, या इनमें से सभी, जो भी हैं इनमें से सभी। तो देखिए, अगर पत्नी है तो वो भी आदर्श होना चाहिए, बहू है वो भी आदर्श होना चाहिए, और मेरी माँ है तो भी आदर्श होना चाहिए। अर्थात एक पत्नी का उद्देश्य वही होना चाहिए कि वो आदर्श पत्नी का रूप निभाए, आदर्श बहू का रूप निभाए, आदर्श माता का भी रूप निभाए, अर्थात इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। यहां देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, एक अभिकरण है। और अनौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब देखिए, एक दो शब्द होते हैं, एक होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। दो शब्द होते हैं, खास करके लोग इन्हीं दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये होता है जो अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है कि इसमें मौखिक नियम होते हैं, मौखिक नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। और जो हमारा ये शब्द है औपचारिक, इसमें क्या होता है कि लिखित नियमों और अस्थाई नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। औपचारिक का मतलब न आपका स्थान निश्चित होगा, न आपका समय निश्चित होगा, न आप पे जो है जबरदस्ती थोपा जाएगा। आप समाज में रह करके, परिवार में रह करके सारे नियमों को फॉलो अपने आप मौखिक तरीके से देख देख करके आप उसको अपने आप अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। ऐसे को हम बोलते हैं अनौपचारिक। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। और ये होता है औपचारिक। तो औपचारिक का मतलब होता है कि लिखित, ग्रामेटिकल जो नियम होते हैं, निश्चित उनके स्थान होते हैं, निश्चित समय होते हैं, और ये होता है कि आपके ऊपर जबरदस्ती एक तरह से थोपा जाता है कि आपको ये काम करके ही दिखाना है, आपको ऐसे ही रहना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? औपचारिक बोलते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब मौखिक, जबरदस्ती न थोपा जाए। तो कह रहा है कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण क्या है? तो राज्य है, या परिवार है, या विद्यालय है, या शिक्षा है। तो देखिए, जब राज्य के जो भी नियम, रूल, रेगुलेशन होंगे वो अनौपचारिक नहीं हो सकते, ये लिखित होते हैं, निश्चित होते हैं, समय भी निश्चित होता है। अर्थात ये किस में आएंगे? औपचारिक में आएंगे। जो विद्यालय है, विद्यालय भी औपचारिक नियमों से चलता है। उनके निश्चित स्थान होते हैं कि आपको यहीं पढ़ने आना है, आपको इसी समय पढ़ने आना है। ठीक है, जो भी कुछ है सब निश्चित होता है। तो ये भी जो है हमारा औपचारिक के अंतर्गत आएगा। शिक्षा है जो, वो भी हमारा औपचारिक के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं एक औपचारिक नियमों के अनुसार कि आपको इसी समय पढ़ना है, और कॉपी किताब से ही पढ़ना है। और जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा होते हैं वो क्या है? कोई प्रवचन देता रहता है और हम सुनते रहते हैं, और अनियमित रूप से, कोई जबरदस्ती नहीं, बस। ठीक है ना। और उसका लिखित कोई स्वरूप नहीं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ये अनौपचारिक बोलते हैं। तो केवल परिवार ही ऐसा इकाई है जो कि
अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत होकर के सामाजिकरण में अभिकरण का काम करती है। जैसे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु जो भी होते हैं, हमारे परिवार का जो भी नियम होते हैं, हम उन नियमों को उनको देख करके, अपने बड़ों को देख करके अपनाते रहते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन सुबह पूजा करता है, सूर्य को जल देता है, तो हमारा छोटा भी बच्चा वो भी देखता है, तो वो भी उसका अनुसरण करके बिना कहे बिना सिखाए केवल देख करके वो अनुसरण करने लगता है, वो काम करने लगता है। और ये जो भी परिवार के जो भी तरीके हैं, नियम हैं, वो केवल देख देख करके सीख जाता है। इन सभी को हम बोलते हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, जो कि ये किस में मिलेगा? एक परिवार में ही मिलेगा। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? तो बताइए, क्या हम बूढ़े होंगे तो क्या मेरे माता पिता मेरे सहारा होंगे? हम बूढ़े होंगे तो हमसे पहले हमारे माता पिता चल बसे होंगे, तो बताइए वो हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे हो सकते? इसलिए माता पिता नहीं, ठीक है ना। अब बताइए, दूसरा ऑप्शन है बेटी होगी, तो बेटी तो कुछ है कुछ पॉइंट तक, लेकिन हम अपने वंश का और अपने बुढ़ापे का सहारा हम बेटी को नहीं मानते हैं, क्योंकि बेटी की शादी हुई, बेटी अपने ससुराल चली गई, वो अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगी, वो अपने सास ससुर अपने बच्चों में लिप्त हो जाती है, जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। और अगला है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बेटे को, तो यही सही उत्तर है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक वृद्ध माता और पिता के बुढ़ापे का जो सहारा है वो बेटा ही हो सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि आज आधुनिक परिवेश में देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे पुत्र पैदा हो रहे हैं जो कि अपने माता पिता के लिए कंस का काम कर रहे हैं। जैसे रावण जैसे लोग, फिर औरंगजेब जैसे लोग, क्योंकि धन की लालच में, सत्ता की लालच में अपने मतलब पिताजी का क्या कर देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी बहुत ऐसे श्रवण कुमार हैं जो अपनी माता पिता के लिए कुछ भी कर डालने को तैयार होते हैं। उनके अंदर एक जज्बा होती है कि मेरी लाइफ उनके चरणों में है, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता के चरणों में है, और मेरा लक्ष्य है कि उनके बुढ़ापा के दिनों में हम हर तरह से उनकी सेवा कर सकें। तो इसलिए 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है? तो कह रहा है कि बड़ों की सेवा करना सही है, क्योंकि पुत्र का नियम है कि अपने परिवार के जो भी लोग बड़े हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके सेवा करें। दूसरा ऑप्शन है वंश चलाना, एक पुत्र का कर्तव्य है, जिस तरह से आपके पिता ने आपको जन्म दिया है उसी तरह से आपको भी एक पुत्र रत्न को जन्म देना आपका भी कर्तव्य बनता है, इसलिए आपका तभी वंश चल सकता है। इसलिए वंश चलाना और बड़ों की सेवा करना भी है। तो कह रहा है कि इस प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी, ये दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह और असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन है? देखिए, अभी अभी आप लोगों को हमने बताया ना कि मजूमदार के अनुसार उन्होंने कहा कि एक ब्रह्म विवाह और एक असुर विवाह है, ठीक है ना। और हमने कहा कि असुर विवाह से आगे निकल चुका है कौन सा? गंधर्व विवाह। असुर विवाह से आगे प्रचलन में निकल चुका है गंधर्व विवाह। तो यहाँ कह रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह, क्या कि ब्रह्म विवाह और ये असुर विवाह, इनके अतिरिक्त कौन सा? तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते करते प्रेम पूर्वक
प्रेम में पागल हो जाते हैं और अपनी शादी कर बैठते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न है, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? तो कह रहा है कि जब विवाह एक पति और पत्नी का, एक लड़की और लड़के का जब शादी कर देने दिया जाता है, तो क्या होता है? तो यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, जैसे जब आप कामुकता को कंट्रोल करके, मतलब नियंत्रित करके अपनी परिवार का उन्नत करेंगे, आत्म संयम भी आपके अंदर जरूरी है, तभी आप अपने परिवार का उन्नत कर सकते हैं। आत्म त्याग की भी भावना होनी चाहिए, न कि आपके अंदर जो है एक वैमनस्य की भावना हो कि हम इतना कमाएं तो इतना चुरा करके रख लें, इतना ही परिवार में दिखाएंगे, तो भी आपकी परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। अर्थात अगर एक परिवार की उन्नति दिखानी है तो यौन प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए और आत्म त्याग की भी भावना होना चाहिए। अर्थात इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी। आगे देखें, आगे प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, सभी अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है? सभी अर्थों में विवाह के महत्व, किसका महत्व बात कर रहा है? विवाह की महत्व की बात किया जा रहा है। समझ में आया? किसका? विवाह का महत्व। कह रहा है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक, इनमें से सभी। क्या कहा? सभी अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है? तो विकास के महत्व को जानने से इसके, कह रहा है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास भी जरूरी, और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी होता है। अर्थात सभी अर्थों में विवाह के महत्व को जानने और समझने के लिए इन तीनों, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इन सभी विकास का होना आवश्यक। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सही उत्तर है। आइए प्रश्न नंबर 13 पर देखते हैं, परिवार में प्राणी शास्त्रीय कार्य है। अर्थात एक परिवार में प्राणी शास्त्री, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में जानकारी रखना, उनकी हैबिट, आदत को जानना, क्या परिवार के लोग ऐसा रखते हैं, ज्ञान रखते हैं? तो कह रहा है पहला, प्रजाति की परिवार में प्राणी शास्त्रीय कार्य, जैसे प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतान उत्पत्ति, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि परिवार में प्राणी शास्त्रीय कार्य, प्राणी शास्त्रीय कार्य, देखिए हमने थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन ये सही है कि जब भी परिवार के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य क्या होता है कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। जैसे हम हैं, मेरे ही स्वरूप का, चाहे मेरी पत्नी के स्वरूप का अगली पीढ़ी भी का उत्पत्ति होना जरूरी है। अर्थात हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो जन्म है, अर्थात हमारी प्रजाति है, वो बनाए रखे। दूसरा है यौन इच्छाओं की संतुष्टि, और विवाह परिवार में क्या होता है, हमारे यौन इच्छाओं की भी पुष्टि होती है। और दूसरी चीज संतान उत्पत्ति, परिवार का एक उद्देश्य यह भी है कि संतान की भी उत्पत्ति होनी चाहिए। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए। अर्थात परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? तो शारीरिक कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा है पालन पोषण। क्या लिखा? पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, इनमें से सभी। ठीक है ना, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य। तो देखिए परिवार के जो शारीरिक मुख्य कार्य है, तो शारीरिक मुख्य कार्य में अगर पालन पोषण सही ढंग से नहीं होगा तो शारीरिक कार्य अर्थात शारीरिक विकास संभव नहीं है। भोजन नहीं मिलेगा तभी शारीरिक कार्य नहीं होगा। शारीरिक सुरक्षा प्रदान नहीं होगा, अर्थात खूब कड़क ठंड में हम जा करके खुले आसमान में सोएंगे
तो भी शारीरिक विकास नहीं, अर्थात शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ना प्रश्न नंबर 14 का, ये सही है। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 कि परिवार का घर बाहर से संबंध, परिवार का घर और बाहर से क्या संबंध होना चाहिए? तो कह रहा है किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे संबंध है परिवार का घर बाहर से, या प्रत्यक्ष है, या आंशिक है, या काल्पनिक है? तो देखिए परिवार का घर बार है, घर बाहर नहीं है, घर बार है, तो परिवार का घर से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि हम कहीं भी रहें दिन भर लेकिन शाम को अपने घर पे ही आते हैं। क्यों? कहीं दुनिया का कोई भी वर्क करें लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो कि हम परिवार अपने घर पर ही आके रुकेंगे, इसलिए परिवार का घर से प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा? प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न है संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री, ठीक है ना? संरचना की दृष्टि से, अभी अभी हमने बोला ना संरचना की दृष्टि से परिवार के कितने भेद, तो हमने बोला संरचना की दृष्टि से परिवार के 3 भेद, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तारित परिवार। कह रहा है कि ये भेद बताने वाले कौन से समाजशास्त्री हैं? तो इसमें दिया है, एक दिया है मर्डॉक, कौन से? एक का नाम दिया है मर्डॉक, एक है मार्क्स, एक है मैकाइवर, और इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि संरचना की दृष्टि से परिवार का भेद करने वाले एक समाजशास्त्री हैं, तो जिनका नाम है मर्डॉक। क्या नाम है? मर्डॉक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्राथमिक कार्य जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है प्राणी शास्त्री कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, समाजीकरण का कार्य, शैक्षणिक कार्य। तो देखिए एक परिवार का जो प्राथमिक कार्य है वो मनोवैज्ञानिक, यानी कि अपने मनोभावनाओं के अनुसार जो भी नित्य दैनिक उनके कार्यक्रम है वो करते रहते हैं। समाजीकरण भी होता है, एक परिवार का जो पहला कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है कि वो समाजीकरण का भी सामाजिक कार्य भी करते हैं। शैक्षणिक कार्य भी करता है, यानी पढ़ने लिखने का, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं पढ़ने लिखने का भी काम करते हैं। लेकिन प्राणी शास्त्री कार्य नहीं करते हैं, प्राणी शास्त्री कार्य नहीं करते हैं कि मतलब किसी अलग अलग पशु प्रजाति पक्षी के बारे में विशेष ज्ञान रखना, ये नहीं होता है, इसलिए ये परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला है माता के पास सत्ता वाला परिवार, है? माता के पास सत्ता वाला परिवार अर्थात वह परिवार जिस परिवार का मुखिया कोई हमारे परिवार की बुजुर्ग महिला हो, ठीक है, जो कि उसी का उस परिवार में चलता हो, जो कहे परिवार में सारे लोग उसको मानते हैं, तो ऐसे परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है माता के पास सत्ता है, अर्थात माता जिस परिवार का मुखिया हो, माता जिस परिवार का मुखिया हो उस परिवार को किस नाम से जानते हैं? तो मातृसत्तात्मक बोलते हैं कि पितृसत्तात्मक बोलते हैं कि पितृवंशी बोलते हैं कि पितृस्थानी बोलते हैं। देखिए थोड़ा शब्द लिखने में त्रुटि हो गई है तो भाई क्षमा करिएगा, लेकिन देखिए जब माता के हाथ में यानी कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो कि एक मुखिया का काम करता है, अगर वो स्त्री है तो ऐसे परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। अगला है रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? पहला है सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, सामाजिकरण, यौन इच्छा की पूर्ति। तो देखिए रीड के अनुसार, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक समाजशास्त्री हैं रीड, वो कह रहे हैं कि परिवार का मुख्य कार्य वंश की वृद्धि करना है, समाजीकरण करना है, यौन इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार का मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा ये नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है। किसके अनुसार? समाजशास्त्री रीड के अनुसार। तो यही हमारा ऑप्शन सही है कि कौन सा मुख्य कार्य नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा। अगला है
कि किंग्सले डेविड ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है? धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण, समाजीकरण। किसकी बात की जा रही है? किंग्सले डेविड जो समाजशास्त्री थे उनके अनुसार, अर्थात उन्होंने कौन ऐसा कार्य है जो कि बताया है कि ये एक परिवार का कार्य नहीं है? तो यहाँ लिखा है प्रजनन। तो भाई प्रजनन, बिना प्रजनन के परिवार चल ही नहीं सकता। स्थान निर्धारण, अर्थात हम अगर एक अस्थाई घर नहीं बना के रहेंगे, अस्थाई जगह पे नहीं रहेंगे तो भी हमारा परिवार बिखर जाएगा। समाज में अपना एक मेल जोल नहीं रखेंगे, समाजीकरण नहीं करेंगे तो भी जो है हम परिवार नहीं चला सकते। अगला एक ऑप्शन है धर्म का पालन। कह रहा है कि किंग्सले डेविड का कहना है कि धर्म का पालन करना ये परिवार का कोई मुख्य कार्य नहीं है। किसके अनुसार? किंग्सले के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक टायलर हैं, फ्रेजर हैं, स्पेंसर हैं, मॉर्गन हैं। क्या बोला? परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो उद्विकासी समर्थक कौन है? तो कह रहा है इसमें टायलर हैं, फ्रेजर, स्पेंसर, मॉर्गन। तो इसमें आपके जो फ्रेजर है ना, वही जो है कि उद्विकासी सिद्धांत, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला ऑप्शन है आपका, प्रश्न है 22 नंबर का, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन कहलाते हैं तो रक्त संबंधी होते हैं, विवाह संबंधी होते हैं, तृतीयक संबंधी होते हैं कि व्यक्तिक संबंधी होते हैं? तो अभी अभी रक्त संबंध के आधार पर परिवार का भेद हमने बताया कि प्राथमिक श्रेणी के जो परिवार हैं उनको, मतलब उनके अंतर्गत किसको किसको रखेंगे? तो आप बोले हैं माता पिता हों और उनके बच्चे हों, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन, तो सब कहीं ना कहीं अपने रक्त से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है रक्त संबंधी, तो वही जो है सही उत्तर है। अगला दिया है कि पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी आदि संबंधियों को क्या कहते हैं? इनको रक्त संबंधी बोलेंगे, विवाह संबंधी बोलेंगे, तृतीयक संबंधी बोलेंगे या मातुल्य संबंधी? मातुल्य मीन्स होता है मामा। तो यहाँ देखिए पति पत्नी, यहाँ देख लीजिए ये भी विवाह से ही जुड़े हैं, जब विवाह होता है तभी एक दूसरे के पति या पत्नी होंगे। जीजा साली, ये भी विवाह के बाद ही जीजा कोई बनता है, किसी साली बनती है। देवर भाभी, बिना शादी विवाह के देवर भाभी हो ही नहीं सकते, बिना विवाह के ननद भाभी भी नहीं हो सकते। तो अर्थात कुल मिला जुला करके इस प्रश्न का उत्तर है विवाह संबंध। क्या है? विवाह संबंध है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखिए टाइम जो है कुछ जल्दी है, इसलिए आज का प्रश्न यहीं पे रोकते हैं, बाकी शेष अगले दिन बताया जाएगा और चर्चा किया जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छे से अच्छे लोगों को जिनको जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाने का कृपा करें। धन्यवाद।